नीति निर्देश तत्व हो गए, दोनों टॉपिक हो गए ना कंप्लीट। अब अपने आज करेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर अपना चर्चा करते हैं। हुआ क्या कि जैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए भाग 3 के अंदर, और बाद में सरकार के भी दायित्व या सरकार के कर्तव्य या अपने उनको बोल देते हैं नीति निर्देशक तत्व, इनको शामिल कर दिए गए। इनको क्या है, इनको भी शामिल कर दिया गया किसमें, भाग 4 के अंदर। अब समय समय पर सरकार द्वारा ये विचार लिया गया या विचार किए गए कि नागरिकों के भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और इन मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी थी 1975-76 के अंदर, जब आपातकाल लगा था। जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय इन मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी। तब इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी क्या थी, देश की प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी ने अपनी एक कैबिनेट के एक मंत्री को, जिनका नाम था सरदार सवर्ण सिंह जी, उनसे विचार विमर्श किया और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी में 3 सदस्य और रखे गए 1975 के आसपास। और इन्हें यह बोला गया कि आप नागरिकों के मूल कर्तव्य हमें बनाने हैं, तो उनका अध्ययन करो कि किस और कैसे उनको शामिल किया जाए। तब सरदार सवर्ण सिंह की कमेटी जो है, उन्होंने सोवियत संघ है उस देश के संविधान का अध्ययन किया, और उसमें से 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। कितने मूल कर्तव्य? 10। अब ये ध्यान रखना, जब अपने मूल संविधान लिखा जा रहा था, मूल संविधान लिखा जा रहा था, उसमें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं था। ये 1976 के अंदर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर। इस 42वें संविधान संशोधन को अपने मिनी संविधान या छोटा संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या है, इन 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब इन 10 मूल कर्तव्यों के बाद में जब अपने कल अनुच्छेद किया था, अनुच्छेद 45 किया था ना, उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के सरकार का ये दायित्व बनता है ना, कि वह निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। उससे पहले अपने अनुच्छेद 21 क पढ़ कर आए हैं, और 21 क में ये क्या था कि बच्चे का यह अधिकार है कि उसकी आयु अगर 6 से 14 वर्ष है तो वह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो उसके बाद जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था की गई, तो अनुच्छेद 51 क के अंदर 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। एक 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि माता पिता या संरक्षक जो भी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, निःशुल्क शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। यानी 8वीं तक तो बच्चे को हर हाल में पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनका ये क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। तो वर्तमान के अंदर अगर आपसे मैं ये पूछूं कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11। कितनी है? 11। क्या मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य थे क्या? नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। और फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। अब ये 11 के 11 आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। 11 के 11 क्या करने हैं? याद करने हैं। बिल्कुल सरल तरीके से लिखेंगे, मेन की अंदर चीज पकड़ में आ जाएगी अपने, और याद भी हो जाएंगे। तो हेडिंग दीजिए मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ठीक है, इसमें लिखो 1975 के आपातकाल के दौरान
1975 के आपातकाल के दौरान 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों के कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई। नागरिकों के कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने एक मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसमें 3 सदस्य प्लस अध्यक्ष, टोटल कितने हो गए? 4 सदस्य। 3 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल कितने हो जाएंगे? 4। 3 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल सदस्य कितने हो गए? 4। ठीक है, अब इन तीनों के नाम लिख लो। हालांकि अभी तक इनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन आगे प्रश्न आ सकता है। तो अध्यक्ष का नाम क्या है इसमें? स्वर्ण सिंह। बाकी 3 सदस्य के नाम लिख लो। नाम लिखो AR अतुल्य, AR अतुल्य। दूसरा लिखना SS रे। और तीसरा CM स्टीफन। CM स्टीफन। ये 3 क्या इसके सदस्य हैं? और इनका अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण सिंह। अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण सिंह। अब इन्होंने ये समिति बना ली, तो इन्होंने किस देश के संविधान का अध्ययन किया? सोवियत संघ का। तो लिख लो, इन्होंने सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क में जोड़े। सोवियत संघ से अध्ययन किया और किस में जोड़ दिया? भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है भाई, सीधा। कैसे? मूल कर्तव्य पूछेंगे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, तो ये आता है भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है भाई, बहुत बार प्रश्न पूछा है ये, बहुत बार। ठीक है, सिंपल सा सीधा सा प्रश्न पूछते हैं ये। ठीक है, अब आपको मैं पूछूं कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, बता दोगे? कौन से भाग में है? मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार भाग 3 के अंदर। भाग 3। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4। और मूल कर्तव्य भाग 4 क। भाग 4 क। अनुच्छेद की बात करें तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और मूल कर्तव्य 51 क। इतनी चीज आपको याद होगी ना? हाँ, इसका एक ही अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद के अंदर क्या इनके भाग आते जाएंगे। ऐसे कैसे? ये ऐसे आएंगे आपके 51 क 1 ए क, ऐसे लिखने हैं आपको। समझ में आ रहा है आपको? कैसे? वो क्या करेगा प्रश्न में, क्या करता है वो, आपने ना छोड़ना नहीं है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब क्या ये प्रश्न पता कैसे, वो ना
ये भाग 4 का है, ये तो इसने बहुत बार पूछ लिया। अब क्या करते हैं, जो 11 मूल कर्तव्य दिए हैं ना, इन मूल कर्तव्य से अंदर से पूछा जाता है। जैसे ये पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया हुआ है, वो कौन से मूल कर्तव्य में बनता है, तो संख्या देगा ऐसे 51 का 1, या तो ये दे देगा, ऐसे दे देगा, ठीक है, या वो क्या करेगा 51 का लिख के ये लिख देगा, या वो क्या करेगा 51 कै ऐसे करके ये लिख देगा। और फिर कंफ्यूज करने के लिए इस कै की जगह वो क्या कर देगा 51 ए कै ऐसे करेगा। तो ये देखने अपने को सारे। तो इसलिए ना अपने 51 ए ऐसे लिख के फिर इसने 1 ए और कै ये सारे लिखेंगे अपने। ये क्या लिखें सारे, तो आप इसको लगातार 11 को ऐसे लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 11, और इधर आप इंग्लिश करोगे, इधर आप हिंदी करोगे, फिर आप मार नहीं खाओगे, कुछ ही पूछ लो चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा मुश्किल होगा याद करने के लिए। तो एक तरफ अपने को क्या गिनती याद करनी है, साथ में ABCD याद करनी है, और साथ में क्या कबूतर और कै खरगोश है वो दोबारा याद करने हैं अपने को, जो अपने बचपन में करके हैं। किस किस को आता है, आप में से आता है क्या, पूरे आते हैं क्या? ये आप तो टीचिंग करवा रहे हो ना अभी, तब आते हैं, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया है। अब लिखिए भारतीय संविधान में, अच्छा वो तो लिखना भूल गए ना, प्रभु लिखो पहले। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। 42 इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है, नई लाइन में लिख देना, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। ठीक है, शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। हो गए? अब आप ना ये क्रमवाई से लिखने शुरू करेंगे। तो मूल कर्तव्य पहला लिखिए, अनुच्छेद 51 कै 1 नंबर कै और ए हैं। हाँ, ऐसे कैसे लिखना है? देखिए ये 51 कै है ना, ये हिंदी में बनता है। अगर आपसे वो इंग्लिश में पूछेगा तो 51 ए लिखेगा ये। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों लिखा रहा हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्यों लिखा रहा हूँ? संख्या लिखा रहा हूँ इनकी। अगर आप ये नहीं, मैं नया लिखाऊँ तो भी आप ये कर लोगे। अब जैसे क्या आता है, एक बार प्रश्न आया था, ठीक है, मूल कर्तव्य का कर्म सजाए, मूल कर्तव्य बताना, अपने कर्म बताना है। और क्या पूछा था कि राष्ट्र की एकता का कर्म कौन सा है? तो कर्म अगर आपको ये 1 2 3 4 5 ये पता होगा तब तो कर दोगे। ये 3 नंबर जो है मूल कर्तव्य, जो तीसरा आता है वो राष्ट्र की एकता से संबंधित है। अगर आपको ये 1 2 3 4 और ये अगर आप नहीं करोगे तो फिर कर्म सजा दोगे क्या? नहीं सजा पाओगे। तो इनको बराबर अपने करना है। जैसे 8 नंबर क्या आंसर में आता है, 6 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, 4 में क्या है, ये अपने को ऐसे ही याद करनी है। तो अगर मान लो वो अगर ये ना पूछे, मान लो संख्या ना पूछे, अगर उसने ये पूछ लिया तो भी आप कर दोगे। ये ना पूछे अगर इसने ये पूछ लिया तो भी आप कर दोगे। ठीक है, और संख्या 1 2 3 4 5 ये तो अपने सहूलियत के लिए संख्या लिख रही है। तो मैं इनको याद करने का, मैंने तो यही तरीका अपनाया था इनको याद करने का कि 51 का है या 51 ए लिख लिया पहले, ठीक है, उसके बाद में ए कै और ए, फिर B C D E F ऐसे लिख के 11 11, फिर इनको ये 11 11 लिख लिए और फिर इनकी संख्या लिख ली। अब मार नहीं खाऊंगा। और उसके बाद मेरा कभी भी मूल कर्तव्य का प्रश्न गलत नहीं हुआ, कभी भी, जब से मैंने इसको याद की है। आपका भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर वाली ये चीज़ें तो अपने बहुत सारी रट ली है, बहुत सारी पढ़ लेते हैं। तो एग्जामिनर को भी पता है कि ये लोगों को तैयार हो गए हैं। अब वो क्या करने लगे, इनसे प्रश्न पूछने लगे, और इनसे भी क्या 1 या 2 शब्द दिए होंगे, 1 या 2 शब्द दिएंगे। और कोई अगर मान लो सब्जेक्ट का पेपर है स्पेशल, जैसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट का पेपर है, तो इनके अंदर जो चीज़ें दी गई है अब वो उठाने लगे, इनके अंदर क्या चीज़ें दी गई वो उठाने लगे। ठीक है, तो अपने को ये कंटिन्यूस याद करने हैं, 51 कै 1 कै और ए। या आप ऐसे करना, अब आप ये लिख लोगे
संख्या नहीं लिखोगे तो क्या अपने आप कर लोगे? क्या फिर कर लोगे? तो अगर कर लोगे फिर तो यहाँ मत लिखना, लेकिन आपको ये लगे कि यहाँ एक बार लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा, जब इसको देखेंगे तो फिर सारी चीज़ें लिख लो। सही है ना? ये सही है। एक संख्या 1 2 3 4 5 ये भी आ जाएगी, हिंदी की भी आ जाएगी और इंग्लिश के भी आ जाएगी साथ में। तो पहला लिखो 51, और ये तो आगे चलता ही रहेगा, 51 ए या 51 कै। अगर हिंदी वाला कै और इंग्लिश वाला ये तो चलता रहेगा। देखो 51 कै के बाद आ जाएगा 1 कै या ए, फिर 51 कै 2 कै और बी, फिर 51 कै 3 गै और सी, ऐसे चलते रहेंगे ये, लेकिन ये एक ही रहेगा ऐसे, है ना? समझ में आ जाएगा आपके। लिखो 51 कै, हाँ हाँ कैसे पूछ सकता है वो? तो वो आपको 11 के 11 याद करने होंगे, उनका कर्म याद करना होगा। कर्म आपने याद कर लिया ना, कर्म आपने याद कर लिया, फिर मार नहीं खाओगे इसके अंदर आप, फिर उसमें से कुछ ही पूछो। अपने क्या करेंगे इसको ना, देखिए ये मूल करते बिल्कुल आसान लगते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजिंग करने वाला ना यहाँ उलझा के अपने को उलझा देगा बिल्कुल यहाँ, और फिर आप कंफ्यूज कर देगा, उलझा के छोड़ देगा, क्या करेंगे? तो अपने क्या करेंगे, ये सारे कंप्लीट करने के बाद में ना जब आपका पेपर लिया जाएगा तो मैं इनमें से पर्सन वैसे बनाऊंगा जैसे एग्जामिनर बना रहा है। तो अपना यहाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं, अपने को कोई अफसोस नहीं, लेकिन वहाँ गलत नहीं होना चाहिए, है ना? मैंने उस दिन भी चर्चा की थी आपके साथ कि टेस्ट सीरीज में यहाँ अगर हमारी जितनी गलतियाँ होती है हम उतना ज़्यादा सीखेंगे, है ना? जितने ज़्यादा हमारी गलतियाँ उतने ज़्यादा हम सीखेंगे। तो पहला लिखे 51 ए या कै, ठीक है? तो मैं यहाँ एक बार अंग्रेजी में लिख देता हूँ, आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है? 51 ए और 1 नंबर और फिर कै। इसमें क्या लिखना है आपने? इसमें लिखो संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना नंबर 1 है, यानी पहला मूल कर्तव्य कौन सा है? संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थाओं, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। अपने गाते हैं ना, राष्ट्रगान गाते हैं, उसका सम्मान करते हैं ना, तो ये सम्मान करना हमारा क्या है? कर्तव्य बनता है कि हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करें, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका हम सम्मान करें, और संविधान का जो संविधान है उसका पालन है, उसका पालन करना, अपने उसको मान सम्मान करना है। और फिर जो उसके आदर्श बनाए गए हैं या हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, राष्ट्रपति भवन है, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके प्रति क्या करना है? अपने को कर्तव्य निभाना है, उनका मान सम्मान अपने करना है। ये 1 नंबर हो गया। अब नंबर 2 लिखना, ये तो बराबर ऐसे चलते रहेगा, 51 ए नंबर 2 कै, ठीक है? नंबर 2 कै, या अपने अंग्रेजी में लिखना तो लिख लो ए बी ऐसे। इसमें लिखो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। भगत सिंह का नाम आते ही, जैसे ही भगत सिंह का नाम आता है ना, हमारे मन में क्या चीज़ पैदा होती है? ताकत सी पैदा होती है, गर्व सा महसूस होता है भगत सिंह का नाम लेते ही, जज्बात से पैदा होते हैं हमारे। तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया तो उनके साथ जो संघर्ष किए गए हैं राष्ट्र के रूप में आंदोलन हुए, तो उसमें जो जो व्यक्ति शामिल हुए थे, जो जो संस्थाएं शामिल हुई थी, उन संस्थाओं के प्रति हमेशा ही हमारे मन में क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए। जैसे उस समय जो क्रांतिकारी है, 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, है ना? उस क्रांति में एक महिला का नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई।
और रानी लक्ष्मीबाई को जब हम पढ़ते हैं तो महिलाओं में क्या है, ताकत के रूप में उसको याद किया जाता है कि उसने अपने राज्य, अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे आदर्श हम पढ़ते हैं, ऐसी क्रांतियां, ऐसे आदर्श, ऐसे महिलाओं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हमारे अतीत का ज्ञान होता है, हमें हमारे अतीत का ज्ञान होता है कि हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है हमारी आज़ादी के लिए, है ना। तो 1800 क्रांति जो है, 1857 की क्रांति है, उसके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि ये राष्ट्र की क्रांति नहीं थी, ये अपने अपने राज्य की क्रांति थी, अपने अपने राज्य की क्रांति थी। लेकिन देखा जाए तो सारे राज्य का मकसद एक ही था, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। चाहे वो लखनऊ का था, चाहे वो मेरठ का था, चाहे अपने वो राजस्थान के थे या चाहे वो बिहार के थे, उन लोगों का एक ही मकसद था, अपने राज्य को बचाना प्लस इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अन्य क्रांतिकारी आए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये पंजाब के थे, बाल गंगाधर बंगाल में पैदा हुए और पूरे भारत में उन्होंने एक नए रूप में क्या है, क्रांति को चरम उत्सव पर पहुंचाया था, है ना। कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो गांधी जी ने कहा था कि मेरा बायां हाथ या बायां भाग चला गया है, मेरा बायां हाथ या बायां भाग चला गया है। और ये बहुत ही सशक्त व्यक्ति थे, तो उनके बारे में अपने को पढ़ना है और जो इन्होंने कार्य किए उनको अपने हृदय में संजोए रखना है और उनके प्रति हमेशा क्या करना है, इज्जत। कांग्रेस पार्टी ही उसकी स्थापना 1875 में हुई। तो आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों ने तो कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था क्योंकि लोगों के मन में यह धारणा आ गई थी कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने देश को क्या है, आज़ादी। आज तक भी क्या है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ इसी बेस पर जुड़े हुए हैं कि इस पार्टी ने क्या किया था, हमारे देश को क्या किया है, आज़ादी दिलाई। तो वो हृदय में उस पार्टी की कदर आज भी है उन लोगों के अंदर, क्योंकि इस पार्टी ने क्या है, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया था आज़ादी के लिए और विभिन्न सारे नेता लगभग इसी पार्टी के थे उस समय। तो इसमें संघर्ष किया तो लोगों के मन में आज भी इस पार्टी के प्रति बहुत सारा आदर है। कई लोग तो आज इस पार्टी की वजह वही है, उसी कारण इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा मूल कर्तव्य बनता है, हमारा दूसरा मूल कर्तव्य बनता है, हमारा दूसरा मूल कर्तव्य। अब उसके बाद अनुच्छेद आगे 51A 3 नंबर, हिंदी का ग और इंग्लिश का सी, यानी 3 नंबर जो मूल कर्तव्य वो क्या है, वो है भारत की संप्रभुता, एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मूल कर्तव्य दिया होगा, नीचे इसका क्रम पूछा जाएगा कि 1 नंबर पर आ रहा है कि 2 नंबर पर आ रहा है कि 3 नंबर पर आ रहा है कि 4 नंबर पर आ रहा है, 5, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 51A 4 नंबर, हिंदी का ये ग होता है क्या, ग, और इंग्लिश का डी, इंग्लिश का डी। इसमें लिखो, 4 में लिखो, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। हम देखते हैं मैडम जी, देखते हैं, मंगलवार है आज, हाँ देखते हैं, अभी इसकी क्लास के बाद देखते हैं। देखिए, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। अच्छा, कोई आपको कहे तभी आप राष्ट्र की सेवा करोगे क्या? नहीं, हर व्यक्ति ना अपने कार्य से राष्ट्र की सेवा कर रहा है, बस वो कार्य गैर कानूनी नहीं होने चाहिए किसी न किसी रूप में। अब अपने कह देते हैं ना कि राष्ट्र की सेवा मुख्य रूप से सेना कर रही है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखती है अपने को, ये तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है भी, सेना प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है कि अपनी क्या सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी भारत का हर नागरिक किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर ही रहा है, किसी न किसी रूप में सेवा करे। किसान देखो, किसान राष्ट्र की सेवा कर रहा है ना, उत्पादन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है ना,
फसल बो रहा है, उत्पादन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर फसल बोता है, इसलिए किसान को क्या कहा जाता है? अन्नदाता कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये स्कूल कॉलेज हैं, ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। इन बच्चों को पढ़कर इसी के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, तो वो बाहर जाते हैं, समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना एक ही बात है ना, क्योंकि समाज का बड़ा रूप अपने क्या दे देंगे? राष्ट्र को दे देते हैं। तो मेरे को ये लगता है जैसे भारत में 130 करोड़ लोग हैं ना, तो ये 130 के 30 करोड़ लोग हैं ना, ये किसी न किसी रूप में भारत की क्या कर रही है? सेवा कर ही रहे हैं। भारत की क्या है? सेवा कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, उनको छोड़ दें, बाकी सामान्य नागरिक जो है वो अपने कार्य के अनुसार राष्ट्र की क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। ठीक है, और देश की रक्षा करें। समय समय पर हमें क्या है कि जब हमारे देश में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, बाहरी आक्रमण होता है, तो देश की जनता देखना, हमेशा देश की जनता रक्षा इसके साथ खड़ी होती है, देश के साथ खड़ी होती है। हम आपस में जरूर लड़ लेंगे, आपस में लड़ने के लिए जब बात देश की आती है तो हम सारे एक हो जाते हैं, और हम गद्दार जो लोग होते हैं उनको पकड़ लेते हैं कि ये देश का क्या है गद्दार। तो ये भी हमारा क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। जब 1971 की, 65 की और 1999 की लड़ाई हुई, तो ये 65 की लड़ाई अपने तो ये राजस्थान में हुई थी। ठीक है, 65 की लड़ाई राजस्थान के अंदर हुई। तो कहते हैं मारवाड़ के अंदर, जोधपुर साइड के अंदर, और अपने गंगनर के ये नग्गी गांव जो है कर्णपुर का, यहाँ भी क्या थोड़े बहुत हमले वगैरह हुए थे। तो गांव के लोगों ने सेना का बहुत सहयोग किया था। गांव के लोगों ने सेना का बहुत सहयोग किया था। ये नग्गी जो कर्णपुर के पास बॉर्डर पड़ती है अपनी पाकिस्तान के पास, यहाँ आर्मी वालों के पास टैंक कम थे, टैंक नहीं थे यहाँ आर्मी वालों के पास। तो इन्होंने गांव से मदद मांगी, तो गांव के लोगों के पास उस समय जो ट्रैक्टर होते थे ना, उनका उन्होंने सलेंसर खोल दिया। क्या खोल दिया? सलेंसर। और है ना, उनको बॉर्डर पर ले आए और फुल उसकी रेस देके छोड़ दिया। और पाकिस्तान के साइड में पाकिस्तान की आर्मी को ये लग रहा है कि उधर से क्या आ रहे हैं? तोप आ रही है, उधर से क्या आ रही है? तोपें आ रही है। इनके पास यहाँ तोपें कम थी नग्गी के पास, क्योंकि ये ज़्यादा युद्ध कहाँ छिड़ा था? ये बाड़मेर, जैसलमेर साइड में छोड़ा हुआ था युद्ध, और यहाँ हलचल तो हुई थी, तो लेकिन यहाँ तोपें छोड़ दी गई। तोपें कौन सी? ये अपने ट्रैक्टर थे जो अंधेरे के अंदर छोड़े गए ये ट्रैक्टर, है ना। तो उस समय ना पाकिस्तान को ये लगा कि इस साइड में तोपें खड़ी है, तो नग्गी क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा हमला नहीं कर पाई पाकिस्तान की सेना, जितना बड़ा हमला वो सोच रही थी। तो ये एक प्रकार से इन्होंने सेवा की ना, अपने ट्रैक्टर लेकर आए, आर्मी की जनता के साथ खड़े हो गए, और फिर आर्मी युद्ध करने लग जाती है तो पास में बसे हुए गांवों की ड्यूटी क्या बनती है? क्योंकि आर्मी जब युद्ध कर रही है तो सारे आर्मी के जितने उसमें जो रसोइये होते हैं आर्मी के, वो भी युद्ध में कूदेंगे, धोबी वगैरह भी युद्ध में कूदेंगे। तो कहते हैं कि वहाँ के गांव के जो लोग हैं ना, युद्ध के समय खाना और कपड़े दोनों की व्यवस्था की थी। यानी गांव ने क्या किया? आर्मी सेना के लिए खाने की व्यवस्था की थी। सुबह शाम क्या अपने गाँव से, अपने घरों से खाना बना कर और आर्मी के लोगों को भेजा के पास भेजा, कपड़े धो के उनको दिए गए, क्योंकि वो तो सारे युद्ध में बिजी हो गए। तो ये भी एक प्रकार से क्या सेवा ही है उनकी, और सेवा की कोई सींग थोड़ी होते हैं, है ना। चलिए, कितने हो गए? 4 हो गए। अब लिखे 51A5। मैंने कहा ना, परिस्थिति समय के अनुसार हर व्यक्ति क्या है? अपने देश की सेवा कर रहा है, अपने देश की क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। 51 हिंदी में क्या आएगा इसके बाद में? भाई अड़े आएगा क्या? अड़े, और इसमें क्या आ जाए? ई, है ना। मेरे को बता देना साथ साथ में। लिखो समरसत्ता, समरसत्ता, बातरता भाव, समरसत्ता, बातरता भाव। 5 नंबर पॉइंट है, समरसत्ता, बातरता भाव। बातरता अगर नहीं लिखना चाहते तो बंधुता लिख लो, बंधुता। और अगर और ही शॉर्ट में लिखना है तो भाईचारा लिख लो, भाईचारा याद हो जाएगा। बंधुता हो, बातरता हो या भाईचारा को बढ़ावा देना, भाईचारा को बढ़ावा देना। धर्म, भाषा, प्रदेश, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। भाषा, धर्म, वर्ग आधारित भेदभाव को क्या करना है? समाप्त करना है। भेदभाव को समाप्त करना, भेदभाव को समाप्त करना। वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के विरुद्ध में हो, जो महिलाओं के विरुद्ध में हो या महिलाओं के समान
जनक न हो, महिलाओं के समान जनक न हो। ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, हमें त्याग करना है जिससे महिलाओं का क्या सम्मानजनक जीवन नहीं जिया जाता है। यानी समाज के अंदर ऐसी कुछ प्रथाएं चल रही है, उन प्रथाओं को हमने समाप्त करना है। भाषा, धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव जो है उसको समाप्त करने का हमारा क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। इन प्रथाओं में एक प्रथा आती है ना, वो घूंघट प्रथा जो है, ये सही है या गलत है? सही है गलत है ये? नहीं, जैसे आप महिलाएं बैठी हैं, आपकी नज़र में ये सही है गलत है? घूंघट प्रथा, घूंघट प्रथा सही है गलत है? क्योंकि देखो ये हमारा विषय नहीं है ना ये हमारा, ये आपका अधिकार है, ये प्रथा है आपका अधिकार है, इसमें आप सही गलत आप फैसला करने वाले होते हो, है ना। घूंघट प्रथा कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है गलत है, घूंघट प्रथा कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है गलत, क्योंकि ये दकियानु सोच को प्रकट करती है, दकियानु सोच को, और खास करके ये ग्रामीण इलाकों में और इन कई विशेष जातियों के अंदर आज भी प्रचलित है ये बहुत ज़्यादा। तो ये गलत है महिलाओं के उत्थान। पढ़ी लिखी महिला घूंघट निकाले तो वो समाज को क्या बताएगी? अब ये ना, मान लो सपोज कीजिए गांव में कोई लड़की है, वो उसकी शादी हो गई और पढ़ने लिखने के बाद वो घूंघट निकालती है और फिर स्कूल में जाती है, बच्चों को क्या सिखाएगी? स्कूल में बच्चों को क्या सिखाएगी? समाज में अपना उत्थान करना सिखा देगी। अगर मान लो किसी बच्चे ने ये, मान लो किसी टीचर ने, वो महिला टीचर है, उसने ये बच्चों को जाइए कह दिया घूंघट नहीं निकालनी, अगर सामने से बच्चे ये कहते मैडम जी थे काटो, तो वो क्या जवाब देगी? ये जवाब देगी क्या कि मेरे घर वाले ऐसे सोच के हैं, दकियानु सोच के हैं। तो आपको समाज में उत्थान करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो टीचर है, तो जो क्या है गाँव में के अंदर घूंघट निकालते हैं ना, तो वो प्रथा एक प्रकार से मेरी नज़र में गलत है। अपने उन पर थोप नहीं रहे कि आप लगाओ, यानी मेरी नज़र में कह रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि महिला क्या है, खुद का उत्थान करेगी ना तभी दूसरों का उत्थान कर पाएगी, खुद से विरोध करेगी नहीं। भी ये समाज के दकियानु सोच है, हम क्यों निकालें? किस में, कौन से ग्रंथ में लिखा है ये, और कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिला प्रथा, महिला घूंघट निकालेगी तभी महिला अच्छी रहेगी, तभी महिला अच्छी रहेगी? अब तर्क क्या लगाते हैं? तर्क इसमें बहुत सारे लगते हैं ना, कि गाँव के लोग तेरे को देखे नहीं, और कोई तर्क ना मिले ना तो क्या कहेंगे, तू ना चुन्नी रखेगी ना मुंह पे तो तू काली नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो काली नहीं होगी, मिट्टी नहीं पड़ेगी ना। तो ये भी तर्क लगाते हैं। खैर ये क्या, एक बुराई की प्रथा है, इसको धीरे धीरे समाज को क्या करना है, समाप्त करना चाहिए। एक महिला खुद का उत्थान करेगी तब वो अनेक महिलाओं का उत्थान कर सकती है। मैं हमेशा ये ना गरीब बच्चों की लड़कियों कहता हूँ कि बेटा आप स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो ना, कोचिंग सेंटर आ रहे हो, तो आप बहुत सारे लड़कियों के दरवाजे खोल रहे हो घर से बाहर निकलने के, बहुत सारी लड़कियों के दरवाजे खोल रहे हो घर से बाहर निकलने के। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चल गए तो बहुत सारी लड़कियों के दरवाजे बंद कर दोगे आप, क्योंकि आपका उदाहरण देंगे कि फलानी ने भेजी नहीं कोचिंग, देखो मन के करियो कौन भेज जानता नहीं, भी है या नहीं अपने समाज के अंदर। और अगर वही बच्ची कोचिंग में जाकर कामयाब हो जाती है तो घर वाले कहते हैं देख फलाना की थोड़ी कोचिंग दी, आज नौकरी ला गई, अपने आप को वजूद खड़ा कर दिया। तो दूसरी महिला जो है उससे क्या होगी, प्रोत्साहन होगी। और अगर उसने गलत कार्य किया तो दूसरी के अधिकार दबा देंगे, है ना। तो ये सारी ये क्या चीज़ है, प्रथाएं हैं। तो एक महिला खुद का उत्थान करेगी ना तभी वो दूसरे समाज में दूसरे महिला का उत्थान कर सकती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर एक महिला ढंग से पढ़ लिखी ना तो 7 पीढ़ी तिरा देगी वो महिला। वो एक महिला भी अगर ढंग से पढ़ लिख ले तो 7 पीढ़ियों को तैयार करती है महिला, इतनी क्षमता होती है महिला के अंदर। इसलिए इन प्रथाओं को क्या है, बंद होना चाहिए, है ना। इन प्रथाओं को क्या होना चाहिए, भैया अपना कौन सा मूल कर्तव्य कहता है, उन प्रथाओं को समाप्त करेंगे जो महिला के सम्मान के रूप में बाधा डालता हो। तो ये कौन सा मूल कर्तव्य बताया गया है, 5 नंबर मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य नंबर आगे कौन सा आ जाएगा, 6, 51A संख्या 6 ही हिंदी वाला लिख लेना और इसका F आएगा, ठीक है। हिंदी वाले आप लिख लेना आगे, ठीक है भाई। हाँ क्या आएगा, 6 चम्मच, है ना, 6 चम्मच। 6 पे कोई और ही बन जा लो, और ही बन जाए कुछ। इससे देखो मजे वाली बात है ना, इससे गै गमला पढ़ाया जाता है, कई जगह गै गधा पढ़ाया जाता है, कई गै गधा, लेकिन अपने गै गणेश भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने को तो कुछ भी हो सकता है, गै गजानंद पढ़ा दो, हाथी को कहते हैं ना गजानंद, तो गै गजानंद पढ़ा दो। चलो आगे लिखिए F 6, अच्छा है ना। इसमें लिखो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को
सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के प्रति आदर भाव रखेंगे। गौरवशाली परंपरा के प्रति आदर भाव रखेंगे। हमारी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो पीछे से चलती आ रही है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी गई है समाज के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिन पे अपने को गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। तो उन प्रथाओं के प्रति आज भी क्या है, उन परंपराओं के प्रति आज ही हमें क्या रखना है, आदर भाव रखना है। ऐसी कोई परंपरा बता दो आप अपने समाज की जिससे आपको गौरव महसूस होता हो, जिससे आपको क्या है, गौरव महसूस होता हो। ऐसी परंपराएं बहुत सी है हमारे समाज में जिसकी वजह से कहते हैं कि हाँ भाई हमें गर्व है इसके ऊपर, हमें क्या है, गर्व है इसके ऊपर। एक तो जो जाति होती है ना, अपनी जाति जो होती है, ये भी कहीं ना कहीं अपने को गौरव महसूस करवाती है, गौरव महसूस करवाती है। राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय जाति जो है ना, ये अपने आप को गौरव महसूस करवाती है ना, कि हम लोगों ने अपने शीश कटा दिए पर क्या नहीं दिए, अपने मातृभूमि नहीं दी, अपने वचन नहीं दिए, है ना। तो ये हमारी परंपरा, इसमें क्या चीज़ आ रही है कि अपना स्वभाव, अपनी जुबान और अपनी मातृभूमि के लिए हम मर सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। दूसरा, एक बिश्नोई संप्रदायों के अंदर एक परंपरा है ना, ये परंपरा निभा रहे हैं। जामो जी ने 29 नियम दिए, इनके जो गुरु हैं जामो जी ने 29 नियम दिए, उसमें से एक नियम है ये, कौन सा, प्राणी के प्रति दया भाव रखना, ठीक है, और पेड़ पौधों की रक्षा करना। तो देखिए खिजड़ी आंदोलन जो हुआ था 1730 के आसपास, 363 महिलाओं ने बलिदान दे दिए, पेड़ों की चिपक गई थी, पेड़ों की चिपक गई। 363 महिलाओं ने अपने बलिदान दे दिए माँ अमृता देवी के नेतृत्व में। तो हमारी वो माँ हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी वो माँ है। माँ अमृता देवी ने क्या है, अपने प्राण दे दिए पेड़ों के लिए। तो ये हमारी परंपरा है। तो हम आज भी क्या, पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं, जीव जंतुओं की रक्षा कर रहे हैं। तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया, उस परंपरा को हम आज ही निभा रहे हैं, है ना, कि पेड़ों की रक्षा करनी है, जीव जंतुओं की रक्षा करनी है ना। तो ये ऐसी कुछ परंपराएं हैं जिनसे हमें क्या गौरव महसूस होता है। तो उन परंपराओं का हम आदर करेंगे। ये किसके अंदर आता है, अनुच्छेद 51 का 6 के अंदर, है ना। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए 51 का या ए 7 नंबर, और ये इंग्लिश में क्या बन जाएगा एफ के बाद में, जी क्या, जी ये, हाँ 6 लिख तो लिया अभी। अच्छा वो क्या, तो 6 नहीं लिखा गया, ये लो 6, और ये लो, इसका क्या लिखना है, जी, है ना। 6 छाता, है ना, 6 छतरी, और क्या बनता था, 6 से कुछ और ही बना लो। क्या अपने वो रूढ़िवादी चलते रहेगा, 6 छाता ही चलाएंगे, 6 छत बना लो, है ना, है ना। चलो भाई, चित्र भी बना सकते हो है ना। तो इसके अंदर क्या है, 7 के अंदर क्या लिखोगे, लिखो इसमें लिखो प्रकृति पर्यावरण तथा वन झील नदी व वन्य जीवों की रक्षा करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। रखते हो क्या भाई, प्राणी के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखते हो क्या। कभी मारा मत करो छोटे जानवरों को ना, कभी मत मारा करोगे, उनको प्रेम किया करोगे, है ना। कई लोग तो मार के खा जाते हैं, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। अगला पॉइंट जो 51, इस पे अपने वैसे खूब चर्चा कर ली थी, वन्य जीव वन्य पर्यावरण में अपने किसमें 48 क्या के अंदर अपने खूब चर्चा कर चुके हैं। तो 51 का 8 नंबर, ये क्या आएगा हिंदी में, क्या आएगा, 6 के बाद क्या आता है, जय जग, इंग्लिश में क्या, एच, इंग्लिश में क्या आएगा, एच आएगा। ये प्रश्न आया था एक बार भी, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन से क्रम पे आता है, 2nd ग्रेड में आया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल कर्तव्य में किस क्रम पर आता है, तो क्रम संख्या कौन सी हो जाए इसकी, 8, और हिंदी का जय और इंग्लिश का एच बनता है। इसमें लिखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना में सुधार करना। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना में सुधार करना। इसका ज्ञानार्जन का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति करना और सीखते रहना, समय समय पर क्या है, हर परिस्थिति के अनुसार सीखते रहना। एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या है, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो उसका भी महत्व देना अपने को। जैसे ना, अच्छा एक पुराने बुजुर्गों से सुनी होगी कि इस धरती पे है ना, इस धरती को भगवान शंकर के बैल और भगवान शंकर का जो सांप है उसने उठा रखा है। ये कहावतें चलती थी, अब तो शायद अब, क्योंकि कहावतें बताऊँ कैसे चलते थे हम लोग, अब तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते। तो जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, जितने पुराने बुजुर्ग लोग थे उनके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, इकट्ठे होकर बैठते थे अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, फिर ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते थे वो। तो अपने भी क्या है, शायद आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कभी न कभी, अपनी दादी और नानी के पास बैठ कर ना पुरानी कहानियाँ सुनी होगी। तो आपकी दादी और आपकी नानी ना हमेशा नहीं कोई राजा की कहानी बताती कि एक नगरी में एक राजा था, बताती होगी, ऐसे सुनी होगी आपने। मैंने तो अपनी नानी से बहुत सुनी है ऐसे, एक नगरी में एक राजा होता था, लेकिन वो नगरी कौन सी है वो कभी नहीं बताया गया, नहीं बताते ना वो कभी भी कि एक नगरी में राजा हो, तो नगरी कौन सी है, क्योंकि वो कहानी कल्पनाएं होती है सारी सारी। एक अपने जितने व्रत होते हैं ना, ये उन व्रत पे कहानियां लिखी गई है, लिखी गई है ना। जो भी अपने महिलाएं व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ का किसी का व्रत है, उस पर कहानियां लिखी। तो एक दिन है ना, मैं यूं ही अपनी सिस्टर अपनी मम्मी से मैंने पूछ लिया, मम्मी ये राजा का वर्णन, ये कौन सी नगरी का राजा था बताओ तो जरिया। लेकिन ये कहानियां भी क्या है, ये सारी सारी क्या है, काल्पनिक कहानियां उस समय बड़े बुजुर्गों ने लिखी गई थी, और उसमें इतना सच्चाई भर दिया कि हमें यकीन होता है, हमें क्या होता है, यकीन होता है। जैसे ना अपने भारत में कहानी चलती है लैला और मजनू की, सोनी महिमाल की ये कहानी चलती है ना, ये प्रेम के प्रति की। उसी प्रकार है ना फॉरेन के अंदर ये मध्य यूरोप के अंदर ना एक रोमियो और जूलियट की कहानी चलती है, रोमियो और जूलियट की। ये कहते हैं उसने लिखी थी, क्या नाम था उसका, शेक्सपियर ने लिखी थी, है ना, शेक्सपियर ने लिखी थी। तो मैं भी है ना इतना इनको ना ओरिजिनल मानता था कि यूरोप के अंदर ना रियल में एक रोमियो नाम का लड़का और एक जूलियट हुई होगी, कहानी थी इनकी। लेकिन वो तो बाद में मैंने किसी मेरे दोस्त है जो अंग्रेजी का है, उससे जब मैंने इस पर चर्चा की, वो कहता रवि ये रियल नहीं है, ये तो उसके पात्र हैं, किसके, शेक्सपियर के। उसने उस कहानी में दो व्यक्तियों को पात्र है, लेकिन उसने उस कहानी में इतनी जान भर दी और इतनी प्रसिद्ध होगी कि लोगों को ये लगने लग गया कि रियल में रोमियो और जूलियट सच्ची कहानी है ना। तो अब उन कहानियों के खिलाफ क्या हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आए। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं भाई, धरती पे ना तो किसी बैल ने उठा रखी है, ना ही क्या किसी सांप ने। अब भूकंप आता है ना, तो पुराने लोग कहते थे कि बैल ने ना अब धरती किस पे रख दी है, सांप के फण पे रख दी है, किससे रख दी है, सांप के फण पे। ये कल चलती थी, हालांकि वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब आता है ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये आता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। और अपने भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, वो राहु और केतु वो सूर्य से लड़ने के लिए आते हैं, ऐसे कहानियां चलती थी। तो इन वैज्ञानिकों, तो अपनी जो कहानियां हैं उन कहानियों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना है। जैसे अपने कल चर्चा कर रहे थे, विज्ञान ने क्या कहा कि मानव किसका पैदाइश माना, बंदर का। तो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, फिर उसमें अपने तर्क करेंगे, फिर अपने को निकाल के आ सकते हैं नहीं भी बंदर के नहीं है, और कई लोग कहेंगे बंदर के हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, विज्ञान ने जो जो खोज की है हम उसका भी मान सम्मान करने हैं। अपनी जो प्राचीन परंपराएं चलती है उसको भी मान सम्मान करने हैं। फिर आता है मानववाद। मानववाद का मतलब है मनुष्य को मनुष्य के होने के नाते क्या है उसका महत्व समझना है, तो उसका भी। और फिर आता है ज्ञानार्जन, समय समय पर हमें ज्ञान में वृद्धि करनी है, समय समय पर क्या हमें ज्ञान में वृद्धि करनी है। तो ये कौन सा कह रहा है, ये अनुच्छेद 51 8 51 क्या है, 8 नंबर कह रहा है। फिर उसके बाद 51 क्या है, 9 नंबर। अब ये जय आ जाएगा क्या, और इसमें क्या इंग्लिश में क्या आएगा, हैं आई, है ना। आई ने यू से कहा आई ने, इंग्लिश में आई किसको कहते हैं, मैं, और यू मतलब तुम, है ना। आई ने यू से कहा कि तुम क्या हो, बेवफा हो, तुम क्या हो, बेवफा हो, है ना। चलो, जॉर्डन है इंग्लिश का एक राइटर, वो कहता है कि एक सुंदर औरत कभी भी क्या हो सकती है,
वफा बेवफा सुंदर हो तो हमेशा, सुंदर जो औरत होती है ना वो कभी वफाई नहीं करती, वो हमेशा क्या होती है, बेवफा होती है। इसलिए मेरे याद आ गया, आई ने यू से कहा कि तुम क्या हो, बेवफा हो। 51 में क्या है, नो, जय और आई। इसमें क्या लिखना है भाई, लिखो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वह हिंसा से क्या रहे, दूर रहे, हिंसा से क्या रहे, दूर रहे, वह हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे सार्वजनिक भवन वगैरह कोई है, ट्रेन जो होती है सार्वजनिक संपत्ति, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनको कुछ और कुछ मिले ना मिले, वो क्या करेंगे, जो उसमें ट्यूबलाइट लगी होती है ना उसको तोड़ के ले आएंगे, या उनके पंखे खराब करके आ जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और हिंसा जहाँ भी हो वहाँ से दूर रहना, और प्लस अपनी तरफ से कभी भी हिंसा बढ़ाने का कार्य नहीं करना। आजकल हिंसा बहुत सेकंड के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर बहुत सारा ज्ञान है ना। एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, है ना, उसमें इतना ज्ञान है, काल्पनिक ज्ञान है सारा, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं है, ठीक है। ये फेसबुक जो आई थी ना, ये मार्क जुकरबर्ग ने जब इसको बनाया था तब इसने ये सोचा था कि ये ना लोगों के संचार का माध्यम बनेगा, लोगों के जुड़ाव का माध्यम बनेगा, और अपने विचार प्रकट करने का माध्यम बनेगा। लेकिन आज के टाइम में फेसबुक पर ना सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, लड़ाई होती है सबसे ज़्यादा। एक अच्छा व्यक्ति कभी भी फेसबुक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। पहले जब शुरू में चली थी ना, ये शुरू में चली थी, जब इसको 2004 के अंदर या 1999 में लॉन्च किया गया, फिर ये 2004 में अमेरिका में लॉन्च हुई। भारत में इसका प्रसार 2009 के बाद हुआ है, क्योंकि उससे पहले अपने पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। तो जब हम बीएड करते थे ना, तो 2012-13 की बात है, तो उसमें ना एक गाना आया था ही उसका, कमल हीर का, कि राती मैंने फोटो देखी फेसबुक पे। तो ना मेरे साथ वाले बड़े, यार ये चीज़ का फोटो फेसबुक पर कहा है। तो हमने जो शीशा है ना, आईना होता है, उसमें अंदाजा लगाया, उसमें देखी होगी कहीं इसने फोटो, फिर शादी में गया हो गई और उसने पीछे वो खड़ी होगी और सामने उसने ऐसे देखा होगा तो उसकी परछाई दिखाई दी होगी। फिर ना बाद में हमें 13-14 के अंदर पता चला कि फेसबुक को ये क्या ऐप है, और उसमें उसने फोटो देखी थी, है ना। तो ये आज के टाइम में क्या है, सबसे ज़्यादा लड़ाई है यार। ये देखना, कभी इसको खोलोगे ना, इसमें सिर्फ आपको लड़ाई की वीडियो आएगी, फलाने ये कहता, अभी छोटे से अगर कोई मुद्दे ना उसको बड़ा दिखा देते हैं, और कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा होती है। जो सामान्य व्यक्ति ना, जो अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहता है, वो उसको चलाता ही नहीं है, बंद करो, बकवास ही जाइए। जबकि उस व्यक्ति ने क्या अपना, उस व्यक्ति ने ये कहा कि दुनिया के अंदर लोग आपस में अपने विचार प्रकट कर सके। विचार तो कहाँ प्रकट हो रही है, और संघर्ष और द्वंद्व पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो शांति की भावना रखनी है, ठीक है, और हिंसा से दूर रहना है। आप जितना फेसबुक का यूज़ करोगे, जितना व्हाट्सएप का यूज़ करोगे, जितना यूट्यूब और इन वीडियो का प्रयोग करोगे उतने, और जितना आप इंस्टा का यूज़ करोगे उतना ही आपका दिमाग है ना, उतना ही आपका दिमाग खराब होता जाएगा और दिमाग के अंदर कचरा बढ़ता जाएगा। इन चीज़ों से अच्छा है कि आप बुकें उठाओ, किताब उठाओ, उनको पढ़ो। मुश्किल है एक बार, लेकिन आनंद आने लग गया ना इन बुक्स के अंदर, तो आप ये फेसबुक को छोड़ दोगे, फेसबुक छोड़ दो, क्योंकि ये आपके दिमाग की क्षमता को कमज़ोर करता है, आपकी दिमाग की क्षमता। क्योंकि एक बार आपने कोई वीडियो सुन ली ना, तो आपके दिमाग में ये लगा, अच्छा भारत ऐसा है, भारत में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, सारा दिन वो दिमाग में चलेगा, कुछ देखा ही नहीं ना, अपनी मस्ती मस्त हो। तो हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे कितने बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जी गए हैं, और हम तनाव के अंदर भरे पड़े हैं, क्योंकि इन मोबाइल ने हमारे जीवन में तनाव इतना ला दिया है ना। तनाव ला कैसे ला दिया, एक मज़ेदार आपको बात बताऊं, तनाव मोबाइल ने कैसे ला दिया। पहले रिश्ता होता था लड़के लड़की का, तो बात नहीं होती थी, है ना, 6 महीने साल तक बात नहीं होते थे, तो रिश्ता कराए, परिवार वाले रिश्ता कराए, तो वो लंबा चलता था रिश्ता उनका, है ना। अब क्या है, रिश्ता बाद में होता है, व्हाट्सअप नंबर पहले आते हैं, व्हाट्सअप नंबर लड़ाई नहीं होती, व्हाट्सअप नंबर आ गए। अब लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं, लड़की ये कहती गुड नाइट, लड़का ने बोल दिया गुड नाइट, और लड़की बाय द वे ऑनलाइन होगी ना, गुड नाइट बोलने के बाद ये रिश्ता क्या होगा, टूटेगा। ये रिश्ता क्यों टूटेगा, क्योंकि लड़के के अंदर क्या पैदा हो गया, शक, किसी और नाल गल कर दी, बस, है ना, परिवार वालों को बोल दिया कि मैंने तो गुड नाइट बोल के बाद में ऑनलाइन नहीं, मतलब कोई ना कोई रोड़ो है। और पहले बुजुर्गों के पास कोई फोन फान होता ही नहीं था, बात बुत होती नहीं, तो कहते हैं कि कौवे के साथ संदेशा भेजा जाता था,
है ना, कोए के साथ संदेशा। तो वो लोग खुशहाल थे, उनका जीवन कितना खुशहाल था। हम लोगों ने ये सोचा है कि मोबाइल ने हमारा फायदा किया है, हमारी मोबाइल ने जिंदगी को एक प्रकार से संकुचित करके छोड़ दिया। और जो इसमें ज्यादा जो डूब गए, कई लोग तो है ना, और कई लोग इतने शौकीन हैं हर चीज की, क्या है, फोटो खींचेंगे। वो तो शुक्र है कि वो सुबह सुबह जहाँ यूज करते हैं वहां नहीं फोटो खींचते, वरना वहां भी लेके जाएंगे उसको, वहां भी लेके जाएंगे ना। तो ये कैसी प्रकृति होगी, मोबाइल ने हमारा कितना बुरा हाल कर दिया, है ना। तो हिंसा से, और इनसे हिंसा बढ़ती है, दिमाग खत्म होता है। इसलिए ज़्यादा प्रयोग नहीं करना अपने को, कम जितना हो सकता है उतना कम प्रयोग करो, जितना हो सकता है उतना। डॉक्टर भी कह रहे हैं ना कि ढंग की नींद लेनी है तो मोबाइल 2 घंटे पहले छोड़ दो। 51 का 10 नंबर हिंदी का क्या आएगा? हाँ, खाली हो गया यहाँ। अच्छा, ये क्या? कोई नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। इसका क्या आएगा? हाँ, जय जग, है ना। कोई बात नहीं, आप लिख लेना। तो इसको लिख लेना। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा है खाली किसको बोल रहे, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, ठीक है। तो 10 नंबर मूल कर्तव्य है, 10 नंबर इसमें लिखो। 10 नंबर में लिखो, 10 नंबर पे लिखो, राष्ट्र के विकास में व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत व सामूहिक विकास को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत व सामूहिक विकास को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत रूप से विकास को बढ़ावा देना और सामूहिक रूप विकास को बढ़ावा देना है। तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, मैंने उस दिन उसके पास एक गाड़ी खड़ी रहती है घर पे, मैंने उसे ये कहा तो तू गाड़ी को बाहर क्यों नहीं निकालता, चलाता क्यों नहीं? वो थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का है। मैं तो गाड़ी चलाया कर, चलाता क्यों नहीं है? क्या तेरे को पता है यहाँ कि मैं ना भारत सरकार का पेट्रोल बचा रहा हूँ, भारत सरकार का विकास कर रहा हूँ मैं। कैसे कि मैं गाड़ी निकालूंगा तो कहीं लेके जाऊंगा तो उसमें मेरे को क्या डलाने पड़ेगा? पेट्रोल। और ये पेट्रोल खपत होगी, और खपत किसकी हो रही है? ये भारत सरकार की हो रही है। तो भारत सरकार को क्या विदेशों से पेट्रोल और लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने वो पेट्रोल के पैसे बचाए, वो भारत सरकार क्या करेगी? कहीं विकास में लगाएगी। तो मैं भारत का विकास में सहयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैं कि भाई साहब तू तो जरूर कर रहा है, और कोई करे ना करे तू तो जरूर, क्योंकि वो क्या था, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था, तो वो गाड़ी वगैरह निकालना नहीं, तो तर्क लगा दिया ना उसने, जवाब दे दिया अगले को हाँ ये लगी, क्योंकि उसके तर्क में भी क्या थोड़ा वजन है। अभी वहाँ बात तो सही कह रहा है, पेट्रोल बचाना है अपने को। वो कह रहा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, तो मैं देख बचा रहा हूँ, तो भारत का विकास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से क्या करना है अपने को? देश के विकास में सहयोग करना है। ये यहाँ तक ही मूल कर्तव्य थे जब 1976 के 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है, कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य। इसमें लिखो 51 का संख्या 11, और ये हिंदी और इंग्लिश का क्या आ जाएगा यहाँ? जय के बाद के, हाँ 11वां, है ना। क्या इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है? ये लो मैडम जी, ये लो, टे टमाटर, है ना। टे टमाटर के अलावा कोई टैप रो भी होता है ना, टमटम, वो क्या होता है? टमटम क्या होती है? टे टमाटर की जगह कोई और भी चीज़ हो सकती है ना, टैप पर देख लेना, कोई और कुछ बन जाए तो, है ना। तो 11वां मूल कर्तव्य। वैसे इंग्लिश में कहते हैं ना क्या, इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है? क्या हुआ है? हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या हुआ है? क्या हुआ है क्या? हाँ, तो यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है ना। सही है ना। फिर बागड़ी भाषा में बोलते हैं कि इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ, तो वही तो मैं पूछूं क्या हुआ है। अब तो इसमें बहस करते रहो, क्या हुआ है, मैं पूछूं क्या हुआ है ना। एक बार क्या हुआ है कि हम शादी का कार्ड देने गए थे बिश्नोइयों घर में, आज से काफ़ी 3-4 साल पहले। और उस गुड़िया जिसमें मेरा दोस्त था ना, उसकी लड़की सिस्टर की शादी थी, वो अपने गंगनर के अंदर वो है ना ऑर्बिट, ये ऑर्बिट मैरिज प्लेस है, तो उसमें गए थे हम। तो उसमें शादी थी, तो हम वो कार्ड देने गए किसी घर पे, तो उनके ना बुजुर्ग बैठे थे घर पे, तो वो जिनको कार्ड दें वो बिश्नोई थे। तो हमने कहा कि मैंने कहा मैं कि माई तो कार्ड है, और अपने ना गंगनर में ऑर्बिट मैरिज प्लेस है, तो उसमें क्या है, शादी है। तो वो बुजुर्ग क्या बोलता, अच्छा ऑर्बिट कित, यानी ऑर्बिट कित मैरिज है, ब्याह कित है, ऑर्बिट कित,
बार बार यही बात बोले ऑर्बिट की, मैं बार बार बोलूं ऑर्बिट, हाँ वो तो हाँ तो ऑर्बिट कित है, तो ऑर्बिट कित, मैं कहा ऑर्बिट मेरिज प्लेस, हाँ तो बेटा आई बात तो मैं कहूँ भी ऑर्बिट कित, ठीक है। तो ये बात है, तो कई बार ऐसी घटना भी हो जाती है। 11वां है ना, 11वें के अंदर क्या लिखना है आपने, मूल कर्तव्य लिखो, माता पिता, माता पिता, माता पिता या संरक्षण, या संरक्षण जो भी हो, माता पिता या संरक्षण जो भी हो, जो भी हो, वह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की, वह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाए, या निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा दिलवाए, निःशुल्क शिक्षा दिलवाए, निःशुल्क शिक्षा दिलवाए, निःशुल्क शिक्षा दिलवाए। ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें अपने खूब सारी चर्चा कर चुके हैं, तो लिख लो, यह मूल कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब देखना, ये तो अपने मूल कर्तव्य मुख्य दिए हुए हैं संविधान के अंदर, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ना, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मूल कर्तव्य और है जिनको जोड़ा जाए, जोड़ा नहीं गया है लेकिन जोड़ा जाए। जैसे ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतदान करने का कर्तव्य भी होना चाहिए। मतदान करने क्या जोड़ दो, कर्तव्य जोड़ दो, ठीक है। मतदान करने का कर्तव्य है, कर देने का कर्तव्य है, दुर्घटना पीड़ित की मदद करने का कर्तव्य है, ये अंदर क्या है, कर्तव्य होने चाहिए हमारे ये। और एक उसने कहा कि अपने आस-पास का जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखने का कर्तव्य भी होना चाहिए। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इन मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया।